योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तो अस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तो अस्मि। ओम शांति शांति शांति। आज के सायंकालीन सत्र में आप सभी योग जिज्ञासुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सर्वप्रथम विश्व योग गुरु योग ऋषि पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करते हुए, आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करते हुए आज के सत्र में आगे प्रवेश करते हैं। अभी तक के सत्रों में हमने आयुर्वेद के सामान्य परिचय के बारे में जाना। आयुर्वेद का विषय क्षेत्र क्या है, आयुर्वेद किन विषयों तक अपनी विस्तारिता रखता है, आयुर्वेद की विशेषताएं क्या हैं, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति क्या है, आयुर्वेद किन किन क्षेत्रों में चिकित्सा के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता है, आयुर्वेद का विषय क्षेत्र क्या है, साथ में हमने जाना कि अष्टांग आयुर्वेद क्या है और सभी 8 प्रकार की चिकित्सा जिसमें सभी संपूर्ण शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए सभी प्रकार की चिकित्साओं के बारे में हमने जाना था। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानेंगे पंच महाभूत और त्रिदोष का सिद्धांत। कल भी हमने इस संबंध में थोड़ा सा हल्की सी चर्चा की थी। तो आयुर्वेद में हम जानते हैं कि जो हमारे शरीर की जितनी भी उत्पत्ति है वो पंच महाभूतों से मिलकर मानी गई। पंच महाभूतों से तात्पर्य क्या है, कोई बताएंगे हाथ उठा करके? अपना माइक अनम्यूट करें, बताएं पंच महाभूत क्या है। ओम गुरुजी। जी बताइए। जल, पृथ्वी, अग्नि। जल, एक जना बताइए वायु, पहले पहले। आप हाँ बताइए, आप बता दीजिए। चलिए। जी हाँ जी गुरु जी। बताइए। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, नीर और आकाश। नीर और पृथ्वी जल क्या अलग अलग है? ओ, क्षित जल पावक गगन समीरा, ये हाँ, दुआ आता है क्या तो है उसके दोहा? पढ़कर अनुसार पूरा बताइए, दोहा बताइए। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बना शरीरा। हम्म, पंच तत्व तो से बना शरीर। उसके आधार पर ये पंचभूत है। तो पंच, हाँ, कौन कौन से हो गए दोबारा से बताओ। क्षिति यानी पृथ्वी, हाँ जल हाँ पावक यानी अग्नि, जी। गगन हाँ, और समीर। गगन माने आकाश हम्म, और समीर वायु। वह, ठीक। ऐसे 5 महाभूत हैं। जी, इसको याद रखने का एक और तरीका आपको बताते हैं। हम सब जानते हैं कि रोज प्रतिदिन सिखाया जाता है, पढ़ते हैं कि भगवान कण कण में वास करता है। भगवान कण कण में वास करता है, वो जड़ हो या चेतन हो। तो ऐसे में सबको कहा जाता है भगवान सदैव देख रहा है, भगवान सब जगह उपस्थित है। जब उसका वास सब जगह है तो प्रत्येक कण में उसका वास है। तो भगवान शब्द का ही यदि संधि विच्छेद करेंगे तो ये 5 अक्षर को जब अलग करेंगे तो कौन कौन से? पहला आएगा भा, भा अर्थात भूमि। दूसरा आएगा ग अर्थात गगन। तीसरा वा, वायु। आ, अग्नि। और न, नी। इसी तरह से भूमि, गगन,
वायु, अग्नि और नीर। तो भगवान शब्द का संधि विच्छेद करके, क्योंकि भगवान जो कण कण में वास करता है, पूरी सृष्टि का आधार स्रोत है, तो उस हम जानते हैं कि ये पंच तत्व से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो उसी अनुसार आयुर्वेद भी मानता है कि जब ये पंच तत्व से सृष्टि बनी है तो मानव शरीर भी इन पंच तत्वों से मिलकर ही बना है। ऐसे जब हम कल वात पित्त कफ की आपको त्रिदोष की बात कर रहे थे, तो अन्य पदार्थों की तरह ही जो वात है, पित्त है, ये कफ है, ये भी पंच महाभूतों से मिलकर ही बने हैं। ये है कि अलग अलग दोषों में अलग अलग महाभूत की जो अनुपात है, उनकी उपस्थिति का घनत्व अलग अलग है। जैसे कि वात है, तो वात में आकाश तत्व है और वायु तत्व है। वात में आकाश तत्व है और वायु तत्व है। ऐसे ही पित्त में जल है और अग्नि है। जल और अग्नि से मिलकर के पित्त बना है। और तीसरा आता है कफ दोष, तो कफ में जल है और पृथ्वी है। तो ये तीनों जो वात पित्त कफ हैं, इनके अंदर भी पंच महाभूतों की उपस्थिति है। किसी भी व्यक्ति के इसी प्रकार से स्वस्थ रहने में या उसकी चिकित्सा करते समय भी उसकी प्रकृति को देखा जाता है कि उसके अंदर किसी विशेष प्रकृति की आधिक्य है या उसकी प्रधानता है, या मनुष्य की कहा जाए तो प्रकृति किस प्रकार की है, वात प्रकृति है, कफ प्रकृति है या पित्त प्रकृति है। क्योंकि उसका एक विशेष प्रभाव रहता है, उसी के अनुरूप उसकी चिकित्सा की जाती है, उसी के अनुरूप उसके अंदर दोष या रोग व्याधियां दिखाई देती हैं। तो प्रकृति के अनुकूल ही हमें अपना आहार विहार भी चयन करना होता है। प्रकृति के अनुकूल ही हमें अपने दैनंदिन जो जीवनचर्या है, जो लाइफस्टाइल कह सकते हैं, उसको निर्धारित करना होता है। और इसी के आधार पर फिर अगर कहीं कोई दोष आता है तो उसकी औषधि उपचार भी किया जाता है। अब ये प्रकृति क्या है, मन में फिर आता है कि प्रकृति है क्या, हमारी जो ये प्रकृति का निर्धारण कौन करता है। तो बस ये, यदि इस बात को समझ जाएंगे तो आप जानेंगे कि बहुत कुछ आपने सीख लिया है। तो मन में प्रश्न उठता होगा आपके कि ये प्रकृति का आखिर हमारे निर्धारण कौन करता है। तो प्रकृति का निर्धारण आपके जन्म से भी पहले, जिस समय मनुष्य का गर्भाधान संस्कार होता है, भ्रूण की फर्टिलाइजेशन होता है, कहना चाहिए जिस समय निषेचन होता है, उसी समय पर जो हमारे माता पिता के अंदर वात पित्त कफ की स्थिति रहती है, जो भी दोष उनके अंदर उस समय जिस अवस्था को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उसी के अनुरूप आने वाली संतान के प्रकृति का भी निर्धारण होता है। तो हम सब जानते हैं कि जब गर्भधान के समय माता की और पिता की स्वस्थ रहना अपने आप में बहुत आवश्यक है। कहा तो जाता है कि जो दोष निषेचन के समय माता पिता के अंदर प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हीं के आधार पर होने वाले बच्चे की शरीर की बनावट, उसका रंग, उसका रूप, उसकी प्रकृति, उसका व्यवहार, उसकी मेधा, उसका मन, उसकी चंचलता, उसके यानी सभी कुछ उस समय निर्धारित हो जाता है। तो ऐसे में जब हम मनुष्य के एक तरह से निर्माण की प्रक्रिया में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस समय संतान उत्पत्ति के समय हमें अनिवार्य रूप से माता पिता को स्वस्थ रहना चाहिए।
जब तक शरीर स्वस्थ ना हो बिल्कुल हमें संतान उत्पत्ति की ओर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ये तीनों दोष सम स्थिति में रहते हैं, समानुपातिक अवस्था रहती है माता और पिता में, तो बालक स्वस्थ होता है, मेधावी होता है, तीव्र बुद्धि का होता है। अन्यथा किसी भी दोष के अधिक होने पर या किसी दोष के कम होने पर, क्षीण होने पर बालक में भी उस प्रकार के असंतुलन दिखाई पड़ते हैं। यदि बहुत अधिक वात पित्त कफ का असंतुलन माता पिता में होता है तो या तो गर्भ ठहरेगा ही नहीं। क्या बताया मैंने कि गर्भ या तो ठहरेगा ही नहीं, या गर्भ ठहर भी गया तो गर्भ ठहरने के पश्चात भी शिशु का जो विकास है वो प्रॉपर नहीं होगा, समुचित विकास नहीं होगा। या विकास अगर बालक का होने भी लगा है तो कोई ना कोई अंग, किसी ना किसी प्रकार का शारीरिक विकार उस बालक में अवश्य होगा। अब आपने जाना कि कितना महत्वपूर्ण है ये वात पित्त कफ की है स्थिति हमारे शरीर के अंदर, और मनुष्य के सभी प्रकार के गुणों के लिए, उसके विकास की उन्नति के लिए या उसकी चारित्रिक स्थिति के लिए इनकी समानुपातिक व्यवस्था बहुत अनिवार्य है। अब यदि एक दोष की अधिकता है, वात पित्त कफ में से किसी एक दोष की अधिकता है, तो उसी के अनुरूप बालक के गुण, उसका रंग, उसका शरीर की रचना, बनावट, उसकी चारित्रिक गुण उसी के अनुकूल होंगे। यदि दो दोषों का अधिकता है, किसी एक दोष की कमी है और दो दोषों की अधिकता है, तो उसी का सम्मिश्रण बालक के व्यवहार में, प्रकृति में दिखाई देगा। जन्म के समय व दोषों की व्यवस्था के अनुसार जो हमारी बचपन में जो बनी हुई प्रकृति है, जो शरीर की बनावट है, उसको जीवन भर बदला नहीं जा सकता। दोबारा से इसको नोट कर लीजिए। निषेचन के समय जो भी प्रकृति का निर्धारण बालक का होने जा रहा है वो फिर जीवन भर बदला नहीं जा सकता। हम वो बालक उसी प्रकृति का जीवन भर रहेगा और उसी के अनुकूल उसकी शारीरिक रचना और चारित्रिक गुणों का विकास होगा। वात प्रकृति के मनुष्य में वात की अधिकता, पित्त प्रकृति के मनुष्य में पित्त, और कफ वाले में कफ का प्रकोप शीघ्र हो जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की प्रकृति वात की है, तो वात वर्धक कोई पदार्थ खाने पर, आहार लेने पर या कोई दिनचर्या ऐसी व्यवहारित करने पर अन्य पित्त प्रकृति या कफ प्रकृति वालों के तुलना में जो वात प्रकृति का मनुष्य होगा उसके अंदर ये दोष की कुपित होना शीघ्रता से हो जाएगा, यानी उसको ये शीघ्र अपनी पकड़ में ले लेगा। अब ये समझिए कि जब एक ही व्यक्ति, मतलब दो तीन व्यक्ति बैठे हैं, एक वात प्रकृति का है, कफ प्रकृति का है और एक पित्त प्रकृति का है, यदि किसी वस्तु का सेवन कर रहे हैं या कोई व्यवहार कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं तो तीनों में अलग अलग प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। वस्तुतः प्रकृति के निर्धारण में कुछ और बातें भी हैं जो मनुष्य के प्रभाव डालती हैं बच्चे के विकास में, जैसे कि माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणु की क्या अवस्था है, उसका कितना स्वास्थ्य है, वो कितने स्वस्थ हैं, उसमें कोई कोई रोग तो नहीं है, कोई कमजोरी तो नहीं है। तो उनकी अवस्था पर भी
बच्चे के प्रकृति का थोड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से ऋतु की प्रकृति का और बाहरी वातावरण का प्रभाव भी, या गर्भाशय के अंदर का जो वातावरण है उसका प्रभाव भी बच्चे की प्रकृति पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था में माता के द्वारा किया गया आहार और विहार, विहार से तात्पर्य हो गया जो जिस प्रकार की वो व्यवहार करती हैं, किस प्रकार से पढ़ती हैं, व्यवहार किस वातावरण में रहती हैं, उनकी दिनचर्या किस प्रकार की है। मान लो किसी घर में बहुत ज्यादा क्लेश रहता है तो उस बच्चे का प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। यदि माता पढ़ने का स्वभाव है तो उसका प्रभाव पड़ेगा, यदि माता खुश रहती है तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो माता के आहार का और विहार का भी प्रभाव बच्चे की प्रकृति पर पड़ता है। साथ ही भ्रूण का संयोजन करने वाले जो पदार्थ हैं, जो महाभूत हैं, उनकी विशेषताएं और गुण और कर्म का प्रभाव भी बच्चे की प्रकृति पर दिखाई देता है। और ये सब तत्व जो हैं ये बच्चे की, कई बार हम देखते हैं कि किसी जाति विशेष या आपने देखा होगा पुरातन काल में हम सुनते हैं कि जंगलों में कबीले हुआ करते थे विभिन्न प्रकार के, उनके अलग प्रकार के संस्कार, उनकी दिनचर्या जीवनचर्या उनका था, आखेट करके खाना। तो वो जो एक जाति और कुल कुल कहना चाहिए कि जो उसकी प्रकृति थी, किस प्रकार के व्यवहार करते थे, उसका प्रभाव भी बच्चे की प्रकृति पर थोड़ा सा पड़ता है, चारित्रिक गुणों पर पड़ता है। या किसी वंश के की जो कुछ विशेषताएं हैं, उससे उनकी वंश से संबंधित कोई पवित्रता है, कोई स्वभावगत विद्वता है, या पारंपरिक उनके परिवार की कुछ और इस तरह की चाहे वो शुभ स्थिति हो या निम्न स्थिति हो, दोनों प्रकार के प्रभाव का बच्चे पर पड़ता है। परिवार के या वंश के अंदर किस प्रकार का शालीनता का व्यवहार है, और जैसे बहुत सारे कबीले में कह रहा था, बहुत सारे लड़ाके कबीले, वीर कबीले होते थे, आक्रमण करके आखेट करके, पुराने जमाने तो आखेट करके खाया करते थे भोजन के लिए, बाद में मनुष्य ने सीखा था। तो वो उन गुणों का प्रभाव भी होने वाले बच्चे पर पड़ता है। यानी जो उस कुल की वंश की जो पारिवारिक विशेषताएं होती हैं, तो होने वाला बच्चा थोड़ा बहुत उनसे भी प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त जो हम तत्व हैं, अर्थात माता पिता के ऋतु विशेष में जो उन पर प्रभाव पड़ता है, और माता पिता की आयु का भी होने वाले बच्चे पर प्रभाव देखा गया है। और इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी सत्य इस समय में उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे एक परिचित हैं, रेलवे में थे और गार्ड, और रिटायरमेंट उनका हो गया, लेकिन तभी उनकी 3 पुत्रियां थीं, तभी उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उन्होंने फिर अपनी एक पुत्री की शादी की, फिर दूसरी की, लेकिन इस बीच में वो कहीं बाहर गए तो एक विधवा स्त्री जिसके पास एक बच्चा था छोटा, उसके संपर्क में आए और लोगों ने ऑफर किया कि आपको कैसे परिवार संभालेंगे, आप एक लड़की और बच्ची है, उसको चली जाएगी, फिर आप कैसे रहेंगे। तो उससे विवाह कर लिया, और चूंकि एक पुत्र था उसका पहले से, उसको ले आए, साथ में उसको रहते रहे। जबकि वो स्त्री उनकी आयु से बहुत कम आयु की थी, जस्ट हाफ समझ लीजिए। लेकिन सब कुछ ठीक चलता रहा। कुछ समय पश्चात उनके विवाह के उपरांत उनके एक पुत्र हुआ, एक और उस महिला से। और उस बालक को देखने पर वो ऐसा लगता था जैसे कोई
परिपक्व मनुष्य है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, आज वो बालक करीब 13-14 वर्ष का बच्चा हो गया है, लेकिन उसके चेहरे पर ना बूढ़ापन का झुर्री टाइप और इस टाइप का पूरा व्यवहार दिखाई देता है आज भी। तो ये मैंने मेरे देखा हुआ है, एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से जो ये आयुर्वेद कहता है कि माता की आयु और पिता की आयु का प्रभाव भी होने वाले बच्चे की प्रकृति पर, चरित्र पर, उसके आकार पर और उसके शारीरिक गठन पर पड़ता है। तो ये मेरा देखा हुआ है, ऐसा हुआ। एक और जो मनुष्य की प्रकृति में को विशेष चीज जो प्रभाव डालती है वो है उस शिशु के अपने पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध में उसने, उसकी आत्मा ने कोई व्यवहार संस्कार अर्जन किए थे, जिसको सामान्य भाषा में प्रारब्ध कहते हैं, उनके उनका प्रभाव भी कहीं कहीं बच्चों पर दिखाई देता है। यदि कोई कहीं पर कोई विशेष योग्यता के साथ पूर्व जन्म में यदि कोई व्यक्ति रहा है, तो आपने देखा होगा कि वो कोई बालक के अंदर वो सारी पूर्व जन्म की उसकी योग्यताएं अप्रत्याशित रूप से दिखाई पड़ती हैं। और ऐसे अनेकों अनेक सैकड़ों नहीं हजारों उदाहरण हैं। और पूर्व जन्म का कितना प्रभाव पड़ता है इस संबंध में भी आपको मैं थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ तो आप लोग सब आजकल नेट का जमाना है और इंटरनेट पर हम सभी प्रकार की जानकारियां देख सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक साइंटिस्ट हुए हैं यान स्टीवेंसन। उन्होंने अपने जीवन में जितने भी इस प्रकार के पूर्व जन्म के केस हुए उन पर शोध किया। 20,000 केसों पर उन्होंने शोध किया है और बकायदा उन्होंने उसकी पुस्तक का संकलन में, पुस्तक के रूप में उनका संकलन किया। उनका सबसे जो एक और जो सबसे लेटेस्ट पूर्व जन्म का एक उदाहरण आता है वो आता है भूटान के राज परिवार का। हम सब जानते हैं भारत में विद्या के क्षेत्र में हम बहुत अग्रणी रहे हैं और पूरी दुनिया में नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जहाँ पर केवल भारत ही नहीं अपितु तो पूरी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और इतनी बड़ी ये विश्वविद्यालय थे जहाँ पर हजारों लोग वहीं पर रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे, कैंपस में रह करके। सैकड़ों दूर दूर तक किलोमीटरों में मैंने नालंदा विश्वविद्यालय देखा है। वो विश्वविद्यालय भी जबकि बताते हैं कि जो चीनी यात्री हुएनसांग भारत के भ्रमण पे आया था तो उसने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया था। तो उस आधार पर वो जो विश्वविद्यालय था नालंदा का वो कालांतर में मिट्टी के ढेलों, बड़े बड़े टीलों में परिवर्तित हो गया था। तो उस जगह के मापन के हिसाब से और पूरे नाप जो करके वहां पर जब खुदाई की गई तो वो सारी नालंदा विश्वविद्यालय वहां पर निकला। और वो छोटी छोटी ईंटों का बना हुआ चौड़ी चौड़ी दीवारें और बहुत विशाल कई कई मंजिल के उसमें स्तूप बने हैं। वो मैंने देखा है, मीलों में फैला हुआ है। वो नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध उससे रहा। तो भूटान के राज परिवार में एक बालक पैदा हुआ जो राजकुमार, वो जब 3-4 वर्ष का हुआ तो उसने, अभी ये 2013 की घटना बता रहा हूँ, ज्यादा पुरानी नहीं है। तो उस बालक ने अपने घर पे जब चर्चा करनी शुरू, नालंदा नालंदा करता था बालक वो, तो देखा गया नालंदा क्या है, तो पता लगा नालंदा तो भारत में एक जगह रही है, विश्वविद्यालय रहा है। तो बच्चा वहां बताता था कि मैं वहां पढ़ता था, वहीं रहते थे हम, पहले जन्म में वहां रहते थे। वहां रहते थे वो तो हजारों साल पहले का है किस्सा, अभी तो है भी नहीं, बहुत पहले से। क्योंकि उसके बाद तो अंग्रेजों ने उसको जो मुगल काल में उसको सब जला दिया था बख्तियार खान ने।
जो औरंगजेब का सेनापति था, उसने सब जला दिया था और 6 महीने तक वहां की लाइब्रेरी चलती रही थी, ऐसा उल्लेख आता है। तो कहा इतनी पुरानी, पता नहीं कहाँ पूर्व जन्म में वहां कहाँ रहता था ये। लेकिन जब वो थोड़ा और बड़ा होने लगा, 3-4 वर्ष का, ठीक से बोलने लगा, तो फिर उसने बार बार जिद की, तो उसको लेकर के वो राज परिवार नालंदा आया। और नालंदा में आने के बाद उसने, वहां बच्चे ने देख देख करके सारे स्थान को पहचाना और बताया कि हम यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर पढ़ते थे, यहाँ पर ये काम करते थे, वहां ये करते थे, और पूर्व जन्म में मैं बौद्ध भिक्षुक था। बौद्ध भिक्षुक था तो कब था? 1000 वर्ष पहले। यानी उस आत्मा की पुनर्जन्म जो हुआ था वो 1000 वर्ष बाद हुआ था। अर्थात जो भारतीय वैदिक संस्कृति की एक परिकल्पना है पुनर्जन्म की और मोक्ष की, तो उसको 1000 वर्ष का उस आत्मा को, उस जीवात्मा को, उस बौद्ध भिक्षु को 1000 वर्ष का मोक्ष मिला था। और 1000 वर्ष के मोक्ष के उपरांत वो दिव्यात्मा इतनी दिव्य थी कि इस संसार में आने के बाद भी उसको जो सबसे श्रेष्ठ उत्तम परिवार हो सकता था, जहाँ स्तुति प्रारंभ जन्म लेते ही होनी थी, जहाँ उसकी जय जयकार लगाई जानी थी। कहते हैं कि कोई बालक बहुत बचपन से ऐसे संस्कार लेके हुआ है कि बड़ा होकर के अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, भारत का राष्ट्रपति बन गया, फला जगह का राजा बन गया, लेकिन उसके संस्कार तो ऐसे है कि उसको परिश्रम उसको नहीं करना था। बिना परिश्रम किए ही राज परिवार में जन्म लेते ही उसके चारों ओर सोने चांदी के बर्तनों के साथ, को कहते सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए, और पैदा होते ही जय जयकार के नारे लगे। अब दुनिया में ऐसे राज परिवार गिने चुने ही बचे हैं, 2-1 ही हैं। तो ऐसे परिवार में ईश्वर ने उनकी भेजने की व्यवस्था की। तो पुनर्जन्म का जो एक कॉन्सेप्ट है वो इयान स्टीवेंसन ने उसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा, और वो बताते हैं कि सत्य है। तो जो हमारी प्रकृति के निर्धारण में भी पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं, यदि गीता हम पढ़ेंगे तो गीता के एक अध्याय में आता है कि हमारे आत्मा का जो भोजन है ना, वो हमारे संस्कार हैं। हमारे शरीर के साथ कुछ नहीं जाता। आत्मा जब इस शरीर को कपड़े की भांति, ये कपड़ा मैला हो जाता है, शरीर एक निष्प्रयोज्य हो जाता है, सक्षम नहीं रहता सभी दिनचर्याओं को करने के लिए, फिर नए शरीर को धारण करती है, वस्त्र के समान बदलती है। तो उस समय पर आत्मा जो अपने साथ ले जाती है वो मात्र आपके जो संस्कार हैं, आपका जो संस्कार क्या है, जैसा आप सोचते हैं, करते हैं, व्यवहार करते हैं, अर्थात जिस प्रकार की आदतें आप बना लेते हैं, आदतें जो कि आपके फिर संस्कार बन जाते हैं, वही आपकी स्थायी उसमें संस्कार के रूप में बन जाते हैं, वही संस्कार आत्मा में निहित हो जाते हैं। इसलिए आत्मा का भोजन संस्कार कहा गया। और वो संस्कार आत्मा में जब सन्निहित हो जाते हैं तो वो आत्मा जब अगले किसी जन्म में जाती है तो उसका प्रभाव भी होने वाले बच्चे की प्रकृति पर, मेधा पर, उसकी कार्य क्षमता पर पड़ता है। यहाँ ये आयुर्वेद इस बारे में कह रहा है। तो इस प्रकार से मनुष्य की जो प्रकृति है वो इन सबसे मिलाकर के प्रभावित होती है, निर्धारित होती है। प्रत्येक प्रकृति से युक्त, अर्थात वात प्रकृति, पित्त प्रकृति या कफ प्रकृति की मनुष्यों की जो शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और स्वभावगत जो विशेषताएं हैं, ये सब अलग अलग होती हैं, जो किसी भी मनुष्य को दूर से देख करके ही हम पहचान पाते हैं कि हमारे ये मनुष्य किस प्रकृति का है। आगे जब बात पित्त कफ को आपको थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे तो आप उसमें फिर और समझ पाएंगे इसको। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के जो शारीरिक गठन है, उसका रंग है, उसके बालों का रंग है, उसकी आंखों का रंग है, उसकी चाल है, उसका व्यवहार है, उसकी सोचने की शक्ति है, उसके विचारने की शक्ति है, उसके कार्य करने की शक्ति है, यानी उसकी जो मूल प्रकृति है उसको सहजता से जान करके उस व्यक्ति की हम प्रकृति को जान सकते हैं। तो ये प्रकृति का निर्धारण हमारे किसी व्यक्ति का हो जाता है। अब